हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 के ही चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा अगला टॉपिक है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पिछले वीडियो में हमने आपको अपवर्तन के नियमों के बारे में समझाया था। तो अपवर्तन का जो दूसरा नियम था sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n, जहाँ पे i और r क्रमशः आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण को प्रदर्शित कर रहे थे, जिनका रेशियो n के बराबर था। अब उसी सूत्र से, उस सूत्र को स्नेल्स के नियम के नाम से जाना जाता है, या जो दूसरा नियम था अपवर्तन का, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उसी सूत्र के आधार पे ही अपवर्तनांक की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यमों में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात एक माध्यम में जो आपतन कोण है तथा दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन कोण है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो एक नियतांक के बराबर होगा, जिस नियतांक को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और उसे ही अपवर्तनांक कहा जाता है। हम ये जानते हैं कि प्रत्येक माध्यमों में, अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न विभिन्न हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है। और प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए भी अपवर्तनांक जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो जो भी अनुपात होगा प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जो भी उनके द्वारा बनाए गए कोणों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा, और वही नियतांक जिसको हम लोग स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं अपवर्तनांक के रूप में जाना जाता है। अब सूत्र के आधार पर जैसा आपको बताया गया है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n, जहाँ पे n ही आपका अपवर्तनांक को प्रदर्शित करता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो प्रकाश का विचलन होता है, जिसको हम लोग अपवर्तन के नाम से जानते हैं, तो वो अलग अलग माध्यमों में बदलता रहता है, और उसी विचलन के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। चलिए अपवर्तनांक को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं कि माना प्रकाश की एक किरण है जो वायु से कांच में प्रवेश करती है, तब उसको अपवर्तनांक के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। फार्मूला जैसे आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब स्थिति क्या है कि यहाँ पे दो माध्यम आपको दिए गए हैं जिसमें प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ठीक है, वायु मीन्स इंग्लिश में इसको एयर कहा जाता है, और कांच मतलब आपका ग्लास होता है। तो इसी को जहाँ पे अपवर्तनांक है, इसको हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि इसमें किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तो इसको इस प्रकार लिखा जाएगा ANG, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जो होगा वो आपका साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा, कुछ इस प्रकार से। अतः जब मान लेते हैं कि किरण जो है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, तब उस अवस्था में जो अपवर्तनांक होगा, मतलब n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, वह उसको हम ANG इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर के फॉर्म में लिखेंगे। यही आपका अपवर्तनांक होगा। एक प्रॉपर्टी, एक गुण होता है, अगर हम देखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ANG, जहाँ पे A एयर वायु को प्रदर्शित कर रहा है और G ग्लास यानी कि कांच को प्रदर्शित कर रहा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा ANG। अब अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे GNA। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हो जाएगा GNA। प्रॉपर्टी ये निकलती है कि वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम हो जाता है, मतलब उल्टा, जिसको हम लोग रिवर्स कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं कि ANG इज इक्वल टू 1 अपॉन GNA, अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, जिसको सूत्र के अनुसार हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिसमें Ang बराबर 1/GnA। ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर ये पहले आपको दे दे कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर Gna है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, तो फिर हम इसका उल्टा कर सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कि Gna बराबर 1/Ang। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर Ang है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, तब आप व्युत्क्रम उसका बताएंगे, कहेंगे कि कांच के वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है वह कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। तब उस आधार पर हम लिखेंगे Ang बराबर 1/Gna। अब इसी लाइन में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, अर्थात ये कहा जाए कि जो पहली स्टेटमेंट है, जो पहली लाइन है, उसमें प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, तो उस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा वो आपका क्या हो जाएगा, Gna। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, Gna। अब उसको अगर रिवर्स करने के लिए कह दिया जाए तो Gna का उल्टा क्या हो जाएगा, Ang, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो प्रत्येक परिस्थिति में ये दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, अर्थात 1 करके लिखा जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अगर एक का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो दूसरे का कम हो जाएगा, या दूसरे का बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो उसी आधार पर दूसरे वाले में या पहले वाले में परिवर्तन होगा। अगली प्रॉपर्टी एक बार बताएंगे कि अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के रंगों पर भी निर्भर करता है। तो उस आधार पर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। अलग अलग रंगों के लिए प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर वो लगातार बदलता रहता है। इस आधार पर प्रयोगों के द्वारा यह पता लगाया गया कि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है। मतलब अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो अपवर्तनांक होगा वो बैंगनी रंग के लिए होगा, और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तनांक जो सबसे कम होता है वो किस रंग के लिए होता है, वो आपका होता है रेड कलर के लिए। मतलब बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तथा लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा वो सबसे कम होगा। चलिए बातें हैं प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, ये भी अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें जैसे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इसको हम लिखेंगे Ang। यह बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, तो यहाँ पे दो माध्यम है, एक माध्यम आपका वायु है, दूसरा माध्यम कांच है। तो अगर हम पहला माध्यम वायु माने दूसरा माध्यम कांच माने, तो इस आधार पर जो इनका अपवर्तनांक होगा इनकी चालों के अनुपात के बराबर होगा। तो चाल, पहला माध्यम क्या आपका वायु, ठीक है, तो वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास यानी कि कांच। कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, आप जिसको जो है Vg लिखा जा सकता है, जहां पे G जो है ग्लास है और V आपका वेलोसिटी है, मतलब वेग यानी कि चाल आप समझ सकते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला बनेगा, तो जो इस परिभाषा को परिभाषित करता है, जो कह रहा है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम एक एग्जांपल ले लें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या लिख सकते हैं, Ang, इसमें पहला माध्यम आपका वायु हो गया, दूसरा माध्यम
कांच हो गया, तो जो इसका अपवर्तनांक होगा वो दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के रेशियो के बराबर होगा। तो कैसे फार्मूला इसका लिख सकते हैं, पहला माध्यम है ए यानी कि वायु, तो जो अंश या हर आप समझ सकते हो, तो अंश में क्या होगा आपका वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाई यानी कि अनुपात। दूसरा माध्यम आपका कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल जिसको हम वी मतलब वेलोसिटी हो गया, जी मतलब ग्लास हो गया, मतलब ग्लास में जो प्रकाश की चाल है वेलोसिटी है, यह दोनों के अनुपात के बराबर इसका अपवर्तनांक होगा। तो ये आपका फार्मूला बनेगा ANG इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई कांच में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। अतः किसी भी दो माध्यमों में जो उनका अपवर्तनांक होता है, उन माध्यमों में प्रकाश की चालों पर भी निर्भर करता है।